जंगल में आजकल सूखे का मौसम होने के कारण तकरीबन हर पक्षी के घर में अनाज की कमी हो गई थी। कुछ यही हाल बबली के घर का भी था। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। आप प्लीज मुझे कुछ खाने को ला दें। मैंने कल शाम से कुछ नहीं खाया। अब तो भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा है। अच्छा मेरे प्यारे बेटे, मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूँ। आजकल जंगल में भोजन की बहुत ही कमी थी। चिड़िया तो कल से ही भूखी थी। जो उसे कल थोड़ा सा भोजन मिला था वो भी उसने बंटी को दे दिया था कि कहीं बंटी भूखा ना रह जाए। लेकिन चिड़िया अपने बच्चे के लिए भोजन ढूंढने के लिए निकल जाती है। चिड़िया पूरा दिन भोजन ढूंढती रहती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। आखिरकार वो थक कर एक दरख्त के नीचे बैठ जाती है। आज तो कुछ भी नहीं मिला खाने को। मैं ऐसे खाली हाथ घर गई तो बंटी रोने लग जाएगा। उसने तो कल से कुछ खाया भी नहीं है। ऐसा करती हूँ, कालू से कुछ दाने सरसों के मांग लेती हूँ। कुछ दिन पहले मैंने भी तो उसे चावलों के दाने दिए थे ना। चिड़िया वहां से उड़कर कालू के पास चली जाती है जो कि मजे से अपने घर में सो रहा था। कालू भाई, मैं बबली हूँ, दरवाजा खोलें। किस काम से आई हो बबली? बाहर से ही बता दो। मैंने नया नया घर बनाया है, ऐमे तुम अपने गंदे पंजों से इसे खराब कर दोगी और मुझे मेरी नीलू से बहुत डांट पड़ेगी। वो तो सफाई भी मुझसे करवाएगी। कालू भाई, बंटी को ना बहुत ही भूख लगी है और मुझे कहीं से भी भोजन नहीं मिल रहा। आप मुझे ऐसा करें, कुछ दाने सरसों के दे देना। मैंने क्या दाने गरीबों में बांटने के लिए रखे हैं? उनसे मेरे कुछ दिन गुजर जाएंगे तो वही बहुत होगा। जाओ तुम किसी और से मांगो। यह कालू कौवे की जली कटी बातें सुनकर वहीं से चली गई। वो दोबारा भोजन ढूंढने लग पड़ती है क्योंकि आज उसका भोजन ढूंढना तो बहुत ही जरूरी था। इसी सब में उसे एक जगह चावलों के कुछ दाने पड़े हुए नजर आते हैं। वो दाने उठाकर वापसी के लिए उड़ पड़ती है। रास्ते में उसे एक दरख्त के नीचे एक बूढ़ा सा पक्षी दिखाई देता है जो कि रो रहा था। तो चिड़िया फौरन उसके पास पहुंच जाती है। ए बूढ़े पक्षी, आपको क्या हुआ है? मैंने आपको इस जंगल में पहली बार देखा है और आप रो क्यों रहे हैं? हाँ हाँ, ए प्यारी चिड़िया, मैं यहाँ नया हूँ, दूसरे जंगल से आया हूँ। मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया है। बस अब दूसरे जंगल में अपने दोस्त के पास जा रहा था तो भूख लग गई और यहाँ बैठ गया। अब बूढ़ा हो गया हूँ ना, भूख बर्दाश्त नहीं होती तो बस रोने लग गया। चिड़िया चावलों के दाने लेकर तो अपने बच्चे के लिए जा रही थी, लेकिन उस बूढ़े पक्षी के दुख भरी दास्तान सुनकर वो चावलों के दाने उसे दे देती है। अरे कोई बात नहीं, ये देखिए मेरे पास चावलों के कुछ दाने हैं। ये नरम होते हैं तो इसलिए आप इसको खा लें। इससे आपको कुछ ताकत मिलेगी और आप उड़कर अपने दोस्त के पास जा सकते हैं। काश मेरी भी कोई बेटी होती तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी होती, मेरा ख्याल रखती, प्यार करती। चिड़िया वहां से खाली हाथ ही वापस अपने घर की तरफ आ जाती है और वो बूढ़ा पक्षी चावलों के दाने खाकर अपने दोस्त के घर की तरफ चला जाता है। चिड़िया पूरे रास्ते में बस यही सोचती रहती है कि वो बंटी को क्या बोलेगी। भूख की वजह से चिड़िया से भी उड़ा नहीं जा रहा था और वो बहुत ही मुश्किल से घर पहुंची थी। मम्मा, कोई बात नहीं, अगर भोजन नहीं मिला तो हम ना कल दोनों जाएंगे और देखना इतना ज्यादा भोजन ढूंढ कर लाएंगे। आप भी बोलेंगी, वाह बंटी बेटा। अब आपका बेटा बड़ा हो गया है ना, तो आप परेशान ना हुआ करें। इसी सब में रात हो जाती है और वो दोनों सो जाते हैं। चिड़िया जैसे ही सोती है उसके सपने में वही बूढ़ा पक्षी आ जाता है जो कि बोलता है, मैं तो बस देख रहा था कि तुम मेरी सहायता करती हो या नहीं। तुमने बगैर किसी लालच के मेरी सहायता की और खुद भूखी रही, लेकिन मुझे अपना सारा भोजन दे दिया। मुझे पता है तुम दोनों आज भूखे सो रहे हो। मैं तुम्हें ऐसे जादुई पक्षी का बताता हूँ, तुम उसके पास जो भी खाने को मांगोगी ना वो तुम्हें दे देगा। कल सुबह पूरब की ओर 2 कोस फासले पर जाना, वहाँ एक गुफा है। वहाँ जाकर ये मंत्र बोलना, बूढ़ा पक्षी सबको खिलाए, गुफा का दरवाजा खुल जाए।
उस गुफा के सामने एक जिन होगा, ये मंत्र सुनकर अंदर जाने देगा, लेकिन याद रखना वो जिन बस उसे ही अंदर जाने देता है जो दिल का साफ हो, उसे कभी नहीं जिसमें किसी भी किस्म का लालच हो। अगली सुबह जैसे ही चिड़िया उठी, उसको वो सारा ही सपना याद था। वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। चिड़िया फौरन उड़ती है और पूरब की ओर उड़ना शुरू कर देती है। उड़ते उड़ते वो एक गुफा के पास पहुंच जाती है। सपने के अनुसार बाहर एक जिन मौजूद था जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। ये तो वाकई सपने वाली गुफा है, मतलब वो सपना सच था और बूढ़ा पक्षी सही कह रहा था। क्या मंत्र था वो? जल्दी से पढ़ती हूँ और भोजन ले लेती हूँ। चिड़िया फौरन से बूढ़े पक्षी का बताया हुआ मंत्र याद करती है और पढ़ना शुरू करती है। बूढ़ा पक्षी सबको खिलाए, गुफा का दरवाजा खुल जाए। मंत्र के सुनते ही जिन पीछे हो जाता है और चिड़िया अंदर चली जाती है। गुफा अंदर से बहुत खौफनाक थी, लेकिन सपने के अनुसार एक बहुत ही खूबसूरत पक्षी भी उसमें मौजूद था। चिड़िया फौरन उसके पास गई और उसे कहा, मुझे मेरे और बाकी पक्षियों का भोजन दे दो। वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि घोंसला वहाँ बहुत सारा अनाज हासिल कर देता है। अब न मैं इस अनाज को बांट दूंगी ताकि सबकी सहायता हो जाए। चिड़िया उस सारे अनाज को लेकर वहां से चली जाती है। चिड़िया सब पक्षियों में गुफा से लाया हुआ भोजन बांट देती है। सारे पक्षियों को जैसे ही फ्री का अनाज मिलना शुरू हुआ तो सभी बहुत खुश हो गए। जादुई घोंसले वाली बात तो जंगल में आग की तरह फैल गई थी। जैसे ही कालू को इस घोंसले का पता चलता है तो उसके हिर्स में तो मजीद इजाफा हो जाता है। वाह, तो बबली ऐसे सब पक्षियों में भोजन बांटती फिर रही है। अगर ये घोंसला मेरे हाथ लग जाए तो पूरा जीवन कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आराम से भोजन करूंगा। मजा ही आ जाएगा जिंदगी का। ऐसा करूंगा, कल जैसे ही चिड़िया गुफा की ओर जाएगी मैं उसका पीछा करूंगा और देखूंगा कि वो घोंसला कहाँ है और उससे कैसे भोजन लिया जाता है। जब वो घोंसला मेरे हाथ लगेगा ना, किसी को कुछ नहीं दूंगा। अगले दिन जैसे ही चिड़िया सारे पक्षियों के लिए उस गुफा में भोजन लेने जाती है तो कौवा भी छुपकर देखता रहता है, क्योंकि गुफा के बाहर एक जिन हर वक्त रहता था। चिड़िया गुफा के पास जाकर मंत्र पढ़ती है और वहां से भोजन लेकर चली जाती है। कौवा ये सब देख लेता है और समझ जाता है कि ये सब कैसे होगा। जैसे ही चिड़िया वहां से जाती है, कौवा गुफा के पास पहुंच जाता है। कौवा दूर खड़ा था तो इसी वजह से उसे वो मंत्र सही से सुनाई नहीं दिया था, लेकिन लालच ने तो उसके दिमाग पर जैसे पर्दा ही डाल दिया था। वो जिन के सामने सीना तान के खड़ा हो गया और गलत मंत्र ही पढ़ना शुरू कर देता है। बूढ़ा पक्षी बस मुझे खिलाए, जिन गुफा के अंदर जाए। लेकिन उसे क्या पता था कि मंत्र बस साफ दिल वालों के लिए है, न कि ऐसे पक्षियों के लिए कि जिनके दिल में थोड़ा सा भी लालच हो। ओए गलीज कौवे, ये मंत्र और खूबसूरत पक्षी बस मासूम और अच्छे पक्षियों के लिए है और तुमने गलत मंत्र पढ़कर मेरी आत्मा को तकलीफ दी है। तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं, तुझे अभी पत्थर का बना देता हूँ। कौवा वहां से भागने ही वाला था कि जिन फौरन से कौवे पर एक मंत्र पढ़ता है। बने खिचड़ी सारा जंगल खाए, जिसके दिल में हो लालच वो पत्थर का बन जाए। मंत्र पढ़ने की देर थी कि कौवा फौरन पत्थर का बन जाता है और उसे उसके लालच की सजा फौरन ही मिल जाती है। हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें सीख मिलती है कि लालच का अंजाम हमेशा ही बुरा होता है। हमारे पास जो कुछ भी हो उसी पर ही संतुष्ट रहना चाहिए। आज तो मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है। अगर आज पक्षियों का मांस मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। ऐसा करता हूँ कि जाकर जंगल में जाल लगाता हूँ और उसमें दाना भी डाल दूंगा। फिर सारे पक्षी उसमें फंस जाएंगे और मेरे पास काफी सारा मांस बन जाएगा। शिकारी यह कहकर जाल लगाने के लिए घने जंगल की तरफ चला जाता है। उधर सब पक्षी आज घने जंगल में जाकर भोजन ढूंढने की बातें कर रहे थे। अरे, कुछ पता चला कि साथ वाले घने जंगल की तरफ बहुत सारे अमरूदों के पेड़ हैं, जिन पर साल के इस समय बहुत ज़्यादा अमरूद लगते हैं। क्यों ना हम सब मिलकर वहाँ जाएं?
अमरूद, वाह तोते, पहली बार तुम्हारी चोंच से कुछ अच्छा निकला है। मुझे तो बहुत पसंद है अमरूद। तो चलो ना, चलते हैं। क्या सब ऐसे ही बातें कर करके मेरे मुंह में पानी लाते रहोगे? भला अमरूद किसे नहीं पसंद होते। चलो फिर आज हम सब मिलकर वहाँ जाते हैं। मेरे पास पहले ही कुछ नहीं है खाने को। चलो मिंटू तोते, हमें तुम रास्ता बताओ फिर, ताकि हम जल्दी से वहाँ पहुँच जाएं। ऐसा ना हो कि हम लेट हो जाएं और साथ वाले जंगल की बुलबुलें सारे अमरूद खा जाएं। चलो भाई, सारे मेरे पीछे पीछे चलो, मैं आपको लेकर जाता हूँ अमरूदों के बाग तक। और फिर सारे ही पक्षी अमरूद खाने के लिए घने जंगल की तरफ चले जाते हैं। उधर शिकारी भी चलते चलते घने जंगल में पहुंच गया था, जहां काफी सारे पक्षी गुजरा करते थे। हाँ, ये जगह सही रहेगी। जाल लगाने के लिए ये जगह बिल्कुल सही है। यहाँ जाल लगाया तो बहुत सारे पक्षी इसमें फंस जाएंगे। शिकारी वहां जाल बिछा देता है। वो बहुत ही माहिर शिकारी था, इसीलिए उसने बहुत ही अच्छे से जाल बिछाया था कि इसमें सियाने से सियाना पक्षी भी फंस जाए। लो जी, जाल तो मारो लग गया है। अब बस मारे को इंतजार करना पड़ेगा कि कोई पक्षी इसमें फंस जावे। ऐसा करता हूँ कि तब तक घर चला जाता हूँ। शाम को आऊंगा और बहुत सारे पक्षी इसमें फंसे होंगे, फिर तो मजे ही मजे। और फिर शिकारी वहां से जाल लगाकर चला जाता है। उधर सारे पक्षी अमरूदों की तलाश में काफी देर से उड़ रहे थे, लेकिन कवि बहुत ही ज्यादा थक गई थी। अरे मिट्ठू जी, हम कब से उड़ रहे हैं? मजाल है जो हम कहीं पहुँचे हों। अब तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, कृपया करके कहीं रुक जाओ थोड़ा। अरे कवि भाभी, आपकी जुबान तो बहुत चलती है, थोड़े पंख भी चला लेना जरा। बस थोड़ा सा ही तो रह गया है, फिर देखना सारे अमरूद तो आपने ही खा जाने हैं। वो ऐसे बातें करते और उड़ते हुए जा रहे थे कि वो वहां पहुंच जाते हैं जहां उस शिकारी ने दाने बिछाए हुए थे। अरे देखो देखो, जमीन पर कितने दाने पड़े हैं। चलो ना, पहले इन पर हाथ साफ करते हैं, फिर आगे जाएंगे। चलो चलो। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, कवि वहीं उतर जाती है, जिसकी वजह से सारे पक्षी भी वहीं उतर जाते हैं। हाय, देखो तो कितने ज्यादा दाने बिखरे हुए हैं। ऐसा करते हैं, पहले दाने खा लेते हैं, बाद में अमरूद खाएंगे। आज तो खाना ही खाना होगा। लेकिन उन सब में बबली कुछ समझदार थी, इसीलिए वो फौरन बोल पड़ती है। देखो सब पक्षियों, मुझे ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं लग रहा है। भला कौन ऐसे इतने ज्यादा दाने जंगल के बीचों बीच छोड़ेगा? ये जरूर किसी शिकारी ने हमें फंसाने के लिए बनाया हुआ है। ये जाल है और हमें इससे बचना चाहिए। बबली, एक तो तुम हर समय डराती रहती हो, कभी कोई अच्छी बात भी कर लिया करो। पैसे लगते हैं क्या? जब देखो नसीहतें ही करती रहती हो सकता है बबली दीदी, ये किसी नेक दिल इंसान ने हम जैसे भूखे पक्षियों के लिए डाले हों। देखें तो सही ना, यहाँ जाल तो नहीं है। किसी ने भी बबली की बात नहीं मानी और सबके सब ही दानों पर टूट पड़े। बबली भी आखिरकार उनके पीछे चली ही जाती है। वो सारे दाने खाने में गुम थे कि अचानक उन पर एक जाल आके गिरता है। किसी को कोई खबर नहीं थी, ये सबके लिए बहुत ही अचानक हुआ था। देखा, मैंने कहा था ना कि ये हमें फंसाने के लिए कोई चाल है, लेकिन तुम में से कोई मेरी बात कभी मानता है क्या? अब भुगतो तुम लोग। हाय, ये क्या हो गया है? हम यहाँ फंस के रह गए हैं, तो अमरूद कैसे खाएंगे भला? वो तो कोई और खा जाएगा। कर दी ना बेवकूफ़ों वाली बात। भाई, हमें जान की पड़ी है और आपको अमरूदों की पड़ी है। क्या ही कहने हैं आपके वैसे। भाई वाह। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम सब लड़ना बंद करोगे? हमें लड़ने की बजाय ये सोचना चाहिए कि हम यहाँ से निकलेंगे कैसे। कालू जी, बात तो आपने एकदम बढ़िया की है कि लड़ने की बजाय यहाँ से निकलने का सोचना चाहिए, लेकिन असल समस्या ही तो यही है कि हम यहाँ से निकलेंगे कैसे। जी कालू भाई, ये तो बहुत ही मजबूत जाल है। हम ना तो इसे काट सकते हैं, ना ही इसे तोड़ सकते हैं। हमें कुछ और ही सोचना होगा। अब तो लग रहा है
हमारी मौत पक्की है। मुझे तो अब कोई भी बचने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। वो सारे ऐसे ही बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं। उनको अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। वो तो बस अब इंतजार कर रहे थे कि कब शिकारी आए और उनको मार दे। कालू जी, मेरे प्यारे पतिदेव, आपकी बुद्धि तो बहुत तेज है ना। कुछ सोचें इस समस्या का। कहीं ऐसा ना हो कि हम आज यहीं मारे जाएं। हाय, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सोचता हूँ कुछ। चिंता ना करो, थोड़ा टाइम तो दो तुम सब लोग मुझे। और फिर कालू कोई उपाय सोचने लगता है, जबकि बाकी सब पक्षी बहुत ही मायूस थे। लेकिन कालू ने हिम्मत नहीं हारी थी। और फिर कालू के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। याहू! सुनो भाई, मेरे माइंड में एक आइडिया आया है जिससे हम इस जाल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। हैं? हाय, जल्दी बताओ। देर किस बात की है कालू? कहीं शिकारी ना आ जाए। सब मेरी बात गौर से सुनो। जैसे कि मैंने कहा, ये जाल बहुत ही मजबूत है। हम इसे तोड़ भी नहीं सकते और न ही इसे काट सकते हैं। लेकिन एक काम ऐसा है जो हम सब मिलकर कर सकते हैं। और वो क्या है कालू भाई? जल्दी बताएं ना, आप भी जान कर नहीं बता रहे हैं। देखो, हम सब ऐसा करते हैं कि पूरा जोर लगा कर उड़ते हैं और सब मिलकर इस पूरे जाल को ही उड़ा कर ले जाते हैं। अगर हम सब ने मिलकर काम किया तो हम इसमें सफल जरूर होंगे। लेकिन सबको मेरी बात पर विश्वास करना होगा। मुझे नहीं लगता कालू जी कि हम इसे उड़ा पाएंगे। ये तो बहुत ही वजनी है और मजबूत भी तो इतना है। तभी वहाँ से एक साइड से शिकारी निकल आता है। पक्षियों को जाल में फंसा देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। देखो, वो शिकारी आ गया है। अब हमारे पास सोचने का समय नहीं है। ऐसा करो कि सब मिलकर जोर लगाओ और इस जाल को ही उड़ा के ले चलो अपने साथ। ये शिकारी फिर अपना मुंह देखता रह जाएगा। और फिर सारे पक्षी जब शिकारी को अपनी तरफ आता हुआ देखते हैं तो वो ऐसा समझते हैं कि गोया मौत उनकी तरफ आ रही है। तो फिर सारे मिलकर उड़ पड़ते हैं। जाल बहुत ज्यादा भारी था, लेकिन क्योंकि सबने मिलकर जान लगाई थी, इसीलिए वो उसे उड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। और यूं सारे पक्षी जाल को ही उड़ा के ले जाते हैं। शिकारी जब ये सब देखता है तो वो पक्षियों के पीछे भागना शुरू कर देता है। ओए चालाक पक्षियों, तुम तो बड़े सियाने निकले। अरे मेरा जाल तो वापस करते जाओ। लेकिन तब तक सारे मिलकर जाल को काफी दूर ले जा चुके थे। और फिर एक जंगल में एक सुरक्षित जगह देखकर वो सारे वहीं पे उतर जाते हैं। अब असल मसला उस जाल से निकलने का था। वो जाल जहाँ पर गिरा था वहाँ पास एक बंदर भी बैठा था। अरे बंदर भाई, आप अपने नुकीले दांतों से ये जाल तो काट दें, हम आपको बदले में केले भी देंगे। और फिर उस बंदर ने उस जाल को काट दिया और वो सब लोग आजाद हो गए। और फिर सारे पक्षी कालू का बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज उसकी वजह से सब पक्षियों की जान बच गई। अरे अरे, मेरी वजह से थोड़ी हुआ है कुछ। ये तो हम सब ने मिलकर काम किया जिसकी वजह से हम आजाद हुए हैं। इसलिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें इस स्टोरी से सीख मिलती है कि अगर हम किसी काम को मिलकर करते हैं तो चाहे वो कितना ही कठिन क्यों ना हो, हमें सफलता जरूर मिलती है। बबली और बबलू का एक ही बच्चा था। उसका नाम चीटू था। वो दोनों उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। बबलू तो चीटू की हर बात मानता था। इसी लाड प्यार ने चीटू को बहुत ज्यादा बदतमीज और शरारती बना दिया था। आपके प्यार ने इसे बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया है। ये तो अब मेरी बात भी नहीं मानता। आप इसे खुद ही समझाएं। ये ना हो कि बड़ा होके ज्यादा बदतमीज बन जाए ये। मम्मा, क्या किया है मैंने अब भला? अरे बबली, ये कोई बात है भला? बच्चा है अभी, बड़ा होकर खुद ही ठीक हो जाएगा। हम भी तो शरारती थे ना बचपन में, ये भी समझ जाएगा। और बबलू की इसी ढील की वजह से वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ता जा रहा था। अब तो उसने बहुत ज्यादा झूठ बोलना शुरू कर दिया था। वो बहुत ज्यादा झूठ बोलता था जिसके कारण उसको कोई भी पक्षी पसंद नहीं करता था।
आज तो मेरा मन कर रहा है किसी पक्षी को आपस में लड़ाई करवा दूं। इतने दिन हो गए हैं, कोई लड़ाई ही नहीं हुई है जंगल में। ये काम अब मैं करूंगा। ऐसा करता हूँ कि कालू और कबूतर की आपस में लड़ाई करवा देता हूँ। फिर वो बैठ कर लड़ेंगे और मैं इनकी लड़ाई एंजॉय करूंगा। चीटू वहां से सीधा कबूतर के घोंसले में जाता है, जहां कबूतर का भोजन पड़ा था, लेकिन वो खुद वहां पर मौजूद नहीं था। चीटू वो भोजन खा लेता है। अब मैं कबूतर अंकल को जाकर बोलूंगा कि उनका भोजन मेरे सामने कालू अंकल ने खाया था, तो वो दोनों फिर बहुत ज्यादा लड़ेंगे। वो कबूतर को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन उसे ये सब करते हुए वहां एक डंकी ने भी देख लिया था, जो कि चीटू की सारी बुरी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ था। चीटू उड़ते उड़ते कबूतर के पास पहुंच जाता है ताकि उसको झूठ बोल सके। कबूतर अंकल, आप यहाँ बैठे हैं और वहाँ कालू अंकल आपका सारा भोजन खा गए हैं। आप जल्दी जाएं, मैंने उन्हें खुद देखा है आपका खाना खाते हुए। उस काले कौवे की हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी जाकर उसकी धुलाई करता हूँ। चीटू बेटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बताने के लिए। कबूतर गुस्से में वहां से कालू की तरफ चला जाता है। अब मजा आएगा। अब कालू और कबूतर अंकल बहुत लड़ेंगे। अच्छा है ना, मैं बहुत बोर हो रहा था, अब मजा आएगा। कबूतर गुस्से में भरा हुआ वहां से कालू के पास जाता है, जो कि एक पेड़ पर बैठा था। ओए कालू, तेरी जुर्रत कैसे हुई? मेरे मकई के दाने तूने खाए हैं? मैंने वो इतनी मुश्किल से ढूंढे थे और तुमने वो सारे खा लिए हैं। अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे अरे, क्या बावड़ा हो गया है मोटे कबूतर। चोरी जरूर करता हूँ, लेकिन इस बार मैंने तेरा भोजन नहीं चोरी किया। मैं चोर जरूर हूँ, लेकिन झूठा नहीं हूँ। वैसे भी मैं अपने दोस्तों का भोजन चोरी नहीं करता। अरे बस बस, झूठ मत बोलो। मैं अभी निकालता हूँ तुमसे सारा अपना भोजन। रुको जरा तुम। अभी कालू और कबूतर लड़ने ही वाले थे कि वहां डंकी भी आ जाता है। अरे अरे, मत लड़ो, आपस में मत लड़ो। कबूतर, तुम्हारा भोजन कालू ने नहीं चुराया, बल्कि चीटू ने खाया है। वो तुम दोनों को झूठ बोलकर लड़वाना चाहता था। अरे मैंने तो खुद देखा है उसे ये सब करते हुए और तुम्हारा भोजन खाते हुए। वो तुम दोनों को बस लड़वाना चाहता है। उस चीटू की इतनी हिम्मत कि अब वो इतना झूठ बोलेगा। कालू भाई, मुझे माफ करना, मैं बस उस झूठे चीटू की बातों में आ गया था। कृपया करके मुझे माफ कर दें। कोई बात नहीं मोटे कबूतर भाई, हम अभी जाएंगे बबली दीदी के पास। उसे बताते हैं कि वो अपने चीटू को समझाए। ऐसा ना हो कि कल को चीटू कहीं ज्यादा ही बिगड़ जाए, कहीं बड़ा नुकसान न करवा दे हमारा। वहां से कालू और कबूतर बबली की तरफ चले जाते हैं। अरे बबली दीदी, आप कुछ समझा लें अपने बेटे को कि अब वो बहुत ज्यादा झूठ बोलने लग गया है। आज आपको पता है कि उसने क्या किया है हमारे साथ। अरे कबूतर भाई, हुआ क्या है? मुझे भी तो बताए ना। इतने गुस्से में क्यों हैं आप आखिर? मुझे बताएं, मैं अभी सीधा करती हूँ उसे। उसने मेरा भोजन खा लिया और इल्जाम लगा दिया कालू पे कि इसने मेरा भोजन खाया है। हम तो एक दूसरे के साथ लड़ने वाले थे। कालू और कबूतर बबली को सारी बात बताकर वहां से चले जाते हैं और बबली चीटू को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है। अब उसे चीटू की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी, लेकिन चीटू था कि बात समझने को तैयार ही नहीं था। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद चीटू को फिर से मस्ती की सूझी कि आज वो किसी और पक्षी को झूठ बोलकर तंग करेगा। चलो जी, आज तो तोते को परेशान करता हूँ झूठ बोलकर। उनको तंग करके बहुत मजा आएगा। चीटू को पता था कि तोते का एक छोटा सा बच्चा है। चीटू सीधा तोते के पास जाता है। मिंटू अंकल, मैं आपके घोंसले से गुजर रहा था तो मैंने देखा आपके बच्चे को तो चील खा गई है। मैं वहाँ से जल्दी जल्दी आया हूँ ताकि आपको बता सकूं कि अगर आप कुछ कर सकते हैं तो कर लें। अरे चीटू, क्या कह रहे हो बेटा? मैं अभी जाकर देखता हूँ। हाय मेरा बच्चा, मैं नहीं छोड़ूंगा जालिम चील को। तोता वहां से बहुत ज्यादा परेशानी में उड़कर अपने घोंसले की तरफ जाता है
लेकिन वहां पहुंचकर वो देखता है कि उसका बच्चा तो सही सलामत घोंसले में बैठा था। उससे चीटू पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अब तो चीटू का बच्चा हाथों से निकलता जा रहा है। इतना झूठ बोलता है, तौबा, मैं इससे बदला जरूर लूंगा। अब तो पूरे जंगल के पक्षियों को पता चल चुका था कि चीटू बहुत ज्यादा झूठ बोलता है, इसीलिए अब उसकी कोई भी बात नहीं मानता था। बबली उसे बहुत समझाती थी, लेकिन उसके कान पर तो जूं तक नहीं रेंगती थी। एक दिन बबली की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जाओ चीटू बेटा, जल्दी से कबूतर अंकल को बुला कर लाओ। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। ओके मामा, मैं अभी जाता हूँ, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। चीटू अपनी मामा की तबीयत ख़राब देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो वहाँ से सीधा कबूतर अंकल के पास जाता है। कबूतर अंकल, मेरी मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, आप प्लीज़ मेरे साथ चलें ना। प्लीज़ उनको देखें, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, इस बार मैं धोखा नहीं खाऊंगा तुमसे। भाग जाओ यहाँ से। चीटू कबूतर को बहुत बार कहता है कि वो इस बार झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन कबूतर को लग रहा था कि चीटू इस बार भी झूठ ही बोल रहा है, इसीलिए वो चीटू की बात को सीरियस नहीं लेता। चीटू बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। जब उसके कई बार कहने पर भी कबूतर ने उसकी बात को सच नहीं माना, तो चीटू कालू की तरफ चला जाता है। कालू अंकल, मेरी मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, आप प्लीज़ मेरे साथ चले ना। मैं इस बार झूठ नहीं बोल रहा, पक्का। तुम इस बार भी झूठ ही बोल रहे हो, लेकिन इस बार मैं यकीन नहीं करूंगा। तुमने तो हमेशा ही झूठ बोला है मुझसे, अब भी मुझे तंग करने के लिए झूठ बोल रहे हो ना। चीटू कालू को बहुत बार कहता है कि वो इस बार झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन कोई भी उसकी बात को सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो तो हमेशा ही झूठ बोलता था। चीटू वहां से वापस चला जाता है। शायद बबली की तबीयत वाकई खराब हो, मुझे वहां जाकर देखना चाहिए, क्योंकि चीटू कभी अपनी मामा की वजह से झूठ नहीं बोलेगा। कबूतर वहां से बबली की तरफ चला जाता है और रास्ते में डॉक्टर तोताराम को भी अपने साथ ले जाता है। जब कबूतर बबली के पास पहुंचा तो वो देखता है कि बबली वाकई बहुत ज्यादा बीमार थी। डॉक्टर तोताराम बबली को आकर मेडिसिन देते हैं, जिससे वो ठीक हो जाती है। तब तक वहां कालू और चीटू भी आ गए थे। बबली दीदी, हमें लगा चीटू फिर से झूठ बोल रहा है, वरना हमने जल्दी आ जाना था। हमें लगा हमेशा की तरह ये इस बार भी झूठ बोल रहा है और तंग करना चाह रहा है हमें। कबूतर अंकल, कालू अंकल, मुझे माफ़ कर दें। मुझे एहसास हो गया है आज कि अगर मैं झूठ ना बोलता तो आप लोग मेरी मम्मा की सहायता करने फौरन आ जाते। मैं अब पक्का प्रॉमिस करता हूँ, आइंदा झूठ नहीं बोलूँगा। चलो, शुक्र है तुम्हें समझ आ गई, यही बहुत है बेटे। अब अच्छे बच्चों की तरह कभी झूठ ना बोलना चीटू बेटा। हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब आप झूठ बोलते हैं तो अपने ऊपर से आप दूसरों का विश्वास खुद ही खत्म कर रहे होते हैं। फिर आप चाहे सच भी बोल रहे हो तो लोगों को लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं।